जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई परीक्षा के लिए एक ऐसा पूरा मॉडल पेपर साथियों देखेंगे जो मॉडल पेपर आपके एग्जाम को साथियों क्रैक करवा सकता है। मेरा मानना है जो कॉन्सेप्ट आपको यहां पर बताए जाएंगे रीजनिंग के, अगर वो आप लोग देख लेते हैं, जो मैथ के कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे उनको देख लेते हैं, और 50 लगभग साथियों जीके जीएस और करंट अफेयर के सवाल हैं, इनको अगर आप देख लेते हैं तो मैं कह सकता हूं कि तैयारी आपकी मजबूत हो जाएगी और तैयारी में आपके साथियों चार चांद लग जाएंगे। तो साथियों, इस पेपर के माध्यम से मैं वो पूरा संपूर्ण निचोड़ आपको साथियों देना चाहता हूं जो आपके एग्जाम में आपको साथियों देखने को मिलेगा। तो तैयार हो जाइए बिल्कुल क्लास को लेने के लिए। है क्लास में एंट्री कर दी है तो इस एक एक सवाल को अपने मनोमस्तिष्क में साथियों स्टोर कीजिएगा। देखिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित आरेखों में से कौन सा आरेख पृथ्वी, समुद्र और सूर्य के बीच संबंध का सही तरीके से निरूपण करता है। देखिए, अगर बात करते हैं, ये मान लीजिए क्या हो जाएगी, ये पृथ्वी हो जाएगी। अब पृथ्वी अलग है और सूर्य अलग है। मान लीजिए सूर्य आपका ये हो गया, पृथ्वी आपकी ये हो गई। लेकिन हाँ, जो समुद्र है ना, वो समुद्र का सूर्य से संबंध थोड़ी ना है, पृथ्वी के अंदर ही तो आएगा साथियों समुद्र। तो कुल मिला के इस प्रकार की आपकी जो है ना वो आकृति बनेगी। और ऐसा कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है? ऐसा ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा हुआ है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए साथियों और बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। चलिए साथियों, अगर आपने अभी तक इस क्लास को लाइक ना किया हो या क्लास को शेयर ना किया हो तो तुरंत साथियों क्लास को लाइक भी कर दीजिए, क्लास को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि साथियों टारगेट सिलेक्शन पर आपकी ऐसी क्लास चल रही है साथियों जो एग्जाम को आपके डायरेक्ट क्रैक कराएगी। और ऐसा कंटेंट साथियों मैं आपके लिए ला रहा हूं कि जो कंटेंट आप एग्जाम में साथियों डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा। चलिए, तो एक औरत एक व्यक्ति से कहती है कि तुम्हारी इकलौती बहन की पुत्री मेरे पति की बहन है, तब व्यक्ति की बहन और औरत में क्या संबंध होगा साथियों, ये आपसे पूछा जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम से हो जाएगा। देखिए जो जो कहा जा रहा है, एक औरत एक व्यक्ति से कहती है, मान लीजिए ये क्या हो जाएगी, ये औरत हो जाएगी, और ये एक व्यक्ति से कह रही है, ठीक है ना, ये एक व्यक्ति से कह रही है। और बाद में क्या पूछा गया है, व्यक्ति की बहन औरत से क्या मतलब, इसकी बहन का संबंध क्या होगा। तो मान लेते हैं कि इसकी कोई बहन होगी, इस व्यक्ति की कोई बहन होगी। कह रहे हैं कि तुम्हारी मतलब एक औरत कहती है, एक औरत एक व्यक्ति के कहती है कि तुम्हारी इकलौती बहन, तो ये इस व्यक्ति की इकलौती बहन ये हो जाएगी, ठीक है ना। इकलौती बहन की पुत्री, तो इस इकलौती बहन की कोई पुत्री होगी, ठीक है भाई, तो इस इकलौती बहन की कोई पुत्री होगी। कह रहे हैं कि बहन की पुत्री मेरे पति, क्या मेरे पति, यानी कि अब ये औरत कह रही है, औरत क्या कह रही है, मेरे पति की बहन है। यानी कि ये औरत अब साथियों क्या कह रही है, ये औरत कह रही है मेरे पति की, तो इसका कोई ये पति होगा और कह रहे हैं कि मेरे पति की बहन है, ठीक है ना। तो इस औरत का इससे साथियों क्या संबंध होगा, यानी कि ये औरत मतलब पति हो जाएगा, ये पति की बहन हो जाएगी। पति की बहन कह लो, ये भी माँ होगी, या कह सकते हैं इसके औरत के पति की माँ कौन होगी, ये होगी, ठीक है ना माँ होगी। तो कुल मिला के अगर साथियों बात करते हैं, ये आपकी कौन हो गई, माँ हो गई, ठीक है, मतलब ये कौन हो गई, एक तरीके से माँ हो गई। और ये इसकी कौन कहलाई जाएगी, और ये इसकी एक तरीके से कौन कहलाई जाएगी साथियों, सास कहलाई जाएगी, ठीक है ना। तो सास कहलाई जाएगी, तो एक तरीके से साथियों क्या हो जाएगा, सास आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना साथियों। तो समझ गए ना। देखिए, अब अगर बात करें यहां पर साथियों कि यहां पर कहा गया था कि व्यक्ति की बहन, अब व्यक्ति की बहन कौन है, तो व्यक्ति की बहन तो साथियों ये है, तो व्यक्ति की बहन का संबंध क्या होगा इस औरत से, तो ये तो साथियों सास ही तो होंगी, ठीक है ना। तो कुल मिला के आंसर आपका जाएगा अगर है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है कि 1331, 729, 343 और 125, उसके बाद यहां पर साथियों कौन सा नंबर आएगा बताइए। देखिए, अगर आपको स्क्वायर याद है संख्याओं के, अगर आपको क्यूब याद है, तो मैं आपसे कह सकता हूं, क्या मैं कह सकता हूं कि ये 11 का क्यूब है। अगर आपको क्यूब याद है तो ये आप कह सकते हो कि ये 11 का क्यूब है। उसके अलावा साथियों ये आपका 9 का क्यूब है ना, बिल्कुल है। उसके अलावा ये साथियों 7 का क्यूब है, और आप कहोगे ये 5 का क्यूब है। तो यहां पर साथियों 11 से 9 आया, 2 कम किया गया, 9 से 7 आया, 2 कम किया गया, 7 से 5 आया, 2 कम किया गया, तो यहां पर 2 कम करेंगे, यानी कि यहां पर 3 आएगा, और 3 का क्यूब क्या होता है साथियों, 27 आएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सा नंबर आएगा साथियों, 27 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया,
वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों SHGRIF QJE और PKD, तो यहां पर आपको बताना है साथियों कौन सा आएगा, बताइए कौन कौन से लेटर आएंगे। देखिए इसकी लेटर पोजीशन की अगर बात करते हैं तो S19 पर होता है, H8 पर होता है, G7 पर होता है, R18 पर होता है, I9 पर होता है, F6 पर होता है, उसके अलावा Q17 पर होता है, J10 पर होता है और E5 पर होता है। उसी प्रकार साथियों P16 पर, K11 पर और साथियों D आपका 4 पर होता है। अब यहां पर देखिए कि 19 से 18 हुआ, 18 से 17 हुआ, 17 से 16 हुआ और 16 से क्या हो जाएगा साथियों 15 हो जाएगा। तो 15 पर क्या आता है, O आता है। अब या तो आंसर ये होगा या तो ये होगा। अब अंत वाला देख लीजिए, बीच वाला ना देखिए, क्योंकि बीच में दोनों जगह LL है। देखिए 7 से 6 हुआ, 1 घटाया गया, 6 से 5 हुआ, 5 से 4 हुआ, 4 से क्या हो जाएगा साथियों 3 हो जाएगा और 3 पर आता है C। यानी कि ये C कहां पर है साथियों, ऑप्शन नंबर डी में है। तो आपका आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, देखिए 3 है, 15 है, ये तो 5वें नंबर का सवाल है। 3 है, 15 है, 4 है, 16 है, 5 है, 17 है, 6 है। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कौन सा नंबर आएगा। देखिए अगर एक एक नंबर को छोड़कर हम देखें, जैसे कि ये 3 से 4 हो गया है, 4 से 5 हो गया है, 5 से 6 हो गया और 6 से 7 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार 15 से 16 हो गया है, 16 से 17 हो गया है, तो 17 से यहां पर क्या हो जाएगा साथियों 18 हो जाएगा। यानी कि 18 आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि विजय से अजब बड़ा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। तो कुल मिला के जैसे जैसे जो जो कहा जा रहा है ना, वैसे वैसे साथियों हम लोग करते जाएंगे। तो विजय से अजब बड़ा है, ठीक है ना, विजय से अजब बड़ा है, तो ये कौन हो जाएगा, ये एक तरीके से विजय हो जाएगा। और विजय से यहां पर बड़ा बताया गया है, अजब है, तो ये विजय से बड़ा हमने बना लिया अजब। उसके बाद क्या कहा गया है, परंतु सुधा से छोटा है। यानी कि विजय जो है ना, ठीक है, मतलब अजब जो है ना, अजब ये विजय से बड़ा है, लेकिन छोटा किससे है, सुधा से। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इतनी जानकारी आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करें विजय से अजब बड़ा है, ठीक है, विजय से अजब बड़ा है परंतु सुधा से छोटा है, इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद कहा गया यश दयाल से छोटा है। यानी कि यश जो है ना, यश की अगर बात करते हैं साथियों, यश जो है ना, यश दयाल से छोटा है। चलिए यश से दयाल छोटा है, यश से दयाल छोटा है तो दयाल नीचे आ जाएगा, यश ऊपर चला जाएगा, परंतु अजब से बड़ा है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, अजब से बड़ा है, यानी कि दयाल की बात चल रही है साथियों। किसकी, दयाल की बात, यानी कि यश से दयाल छोटा है, यश से दयाल छोटा है, परंतु अजब से बड़ा है, तो अजब से बड़ा हो गया ये दयाल। ठीक है ना। अब अगर बात करें साथियों, देखिए अब अगर देखिए अजब अजब तो यहां पर आ गया, ठीक है ना। उसके बाद कहा गया है कि यदि सुधा आयु में दयाल से छोटी है, मतलब सुधा जो होगी ना, सुधा यहां पर होगी, सुधा यहां पर हो जाएगी, और सुधा से छोटा यहां पर आप लोग देखेंगे अजब है, जो कि अजब है, और अजब से छोटा यहां पर विजय है, तो यहां पर विजय आ जाएगा। तो पूरा क्रम हमें मिल गया है, यानी कि सबसे बड़ा यश है, उससे छोटा दयाल है, उससे छोटी सुधा है, उससे छोटा अजब है और उससे छोटा विजय है। तो आयु में सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा यश है, तो इसलिए यश ही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी है, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों इस क्वेश्चन को देखिए, और इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। क्या यहां पर आपका राइट आंसर साथियों हो सकता है। देखिए सवाल थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, ठीक है, और बहुत आसान तरीके से आप लोग सवाल को करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहां पर लिखा हुआ है साथियों, उसके इससे पहला वाला सवाल था, एक औरत की ओर संकेत करते हुए एक आदमी कहता है कि उसके इकलौते भाई का बेटा मेरी पत्नी का भाई है। तो बताइए कि उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। तो बताइए कि औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर एक औरत है और एक व्यक्ति है, इतनी बात आपको साथियों समझ में आ गई। चलिए यहां पर कहा है साथियों एक औरत है, चलिए तो एक औरत की बात चल रही है, तो एक औरत ये हो जाएंगी। उसके बाद क्या कहा गया है कि एक औरत की ओर संकेत करते हुए एक आदमी कहता है कि उसके इकलौते भाई, अब इसका कोई इकलौता भाई होगा क्या, इसका इकलौता भाई होगा कोई, चलिए ये इसका इकलौता भाई हो गया। कह रहे हैं कि उसके इकलौते भाई का बेटा, इसके इकलौते भाई का बेटा, ये इकलौते भाई का क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। इकलौते भाई का बेटा मेरी पत्नी का भाई है। अब मान लीजिए व्यक्ति वो ये है, जो व्यक्ति कह रहा है, एक तरीके से, एक सेकेंड, वो व्यक्ति साथियों ये है। अब इस व्यक्ति की बीवी होगी,
ठीक है ना। इस व्यक्ति की क्या होगी साथियों, इस व्यक्ति की एक तरीके से यहाँ पर कोई बीवी होगी। क्या कहा है साथियों, मेरी पत्नी का भाई है, यानी कि ये जो है तो ये इसकी पत्नी का भाई है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो बताइए कि औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित होगी। तो औरत की अगर बात करें उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित होगी, उस आदमी के ससुर की बहन होगी। तो ससुर की बहन होगी साथियों, इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए और बताइए राइट आंसर आपका क्या हो सकता है, बताइए। तो यहां पर अगर साथियों बात करें हम लोग, देखिए कि यदि MEMORY को एक कूट भाषा में 848729 लिखा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद कहा गया साथियों तो ROME के लिए क्या लिखा जा सकता है, बताइए। चलिए तो बहुत आसान सा है। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ROME के कोड जो है ना वो यहीं पर छुपे हैं, जैसे कि R हो गया, O हो गया, M हो गया, E हो गया। यानी कि मैं कह सकता हूं 2784। तो 2784 कहां पर लिखा हुआ है, ये तो आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए इसको मैं थोड़ा सा सही कर लेता हूं साथियों, एक सेकेंड। चलिए अब आपको ठीक दिख रहा होगा। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि किसी दूसरे ग्रह पर मृदा, जल, प्रकाश, वायु और आकाश के लिए स्थानीय शब्दावली है क्रमशः। मतलब क्रमशः का मतलब है साथियों जिसके ग्रह पर मृदा का मतलब जो है ना वो आकाश बताया गया है, जल का मतलब प्रकाश बताया गया है, प्रकाश का मतलब वायु बताया गया है और वायु का मतलब जल बताया गया और आकाश का मतलब मृदा बताया गया है। तो यदि वहां किसी को प्यास लगे तो क्या पिएगा। अब देखिए प्यास लगे तो क्या पिएगा, तो जल पिएगा, ठीक है ना। तो जल का मतलब क्या है, तो जल का मतलब साथियों यहां पर क्या है, ये आप लोग देख पा रहे हैं प्रकाश है। अरे भाई मृदा का मतलब आकाश है और जल का मतलब प्रकाश है। तो जल का अर्थ एक तरीके से क्या हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा और प्रकाश आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। देखिए यदि किसी पंक्ति में मोहन पीछे से नमा है, ठीक है ना। मोहन मान लीजिए साथियों, मोहन की अगर बात करें तो ये पीछे से क्या है, नवे नंबर का है। उसके बाद कहा गया है कि सोहन आगे से, अगर हम सोहन की बात करते हैं ना तो सोहन साथियों आगे से आठवां है। चलिए आगे से आठवां हो गया। एवं राम इन दोनों के बीच में है, यानी कि राम की अगर बात करें तो इन दोनों के बीच में एक व्यक्ति है जो कि राम है। तो पंक्ति में कम से कम कितने लड़के हैं, देखिए 8, तो ये यहां तक इतने लड़के 9 लड़के इतने हो गए, 8 थोड़ी ना, और 8 लड़के ये हो गए और एक लड़का ये हो गया, यानी कि 8 और 9 कितने हो जाएंगे, 17, 17 और एक आपके 18, यानी कि कुल कितने लड़के होंगे, तो 18 लड़के होंगे। इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, डी नहीं बल्कि सी हो जाता है। तो ये साथियों 10 क्वेश्चन आपने देखे रीजनिंग के। अब सुपर फास्ट तरीके से साथियों आप लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान के यहां पर 50 प्रश्न। तो इन 50 प्रश्नों को देखिएगा और बताइएगा साथियों आपका टारगेट यहां पर कितना रहा। तो सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो सकता है कि भारतीय संविधान के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की बात करते हैं तो ये साथियों अस्थाई अध्यक्ष थे और स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद देखिए 1905 के स्वदेशी आंदोलन की महत्वपूर्ण वजह क्या थी, बताइए। तो बंगाल विभाजन थी साथियों, यानी कि 1905 में जो स्वदेशी आंदोलन था ना, 1905 में जो स्वदेशी आंदोलन था इसकी वजह थी साथियों, तो बंगाल विभाजन थी और बंगाल विभाजन भी तो साथियों 1905 में ही हुआ था। समुद्रगुप्त कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं साथियों, तो ये वीणा बजाते हैं। क्या बजाते हैं, वीणा बजाते हैं। इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए केन बेतवा लिंक नहर किस राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है, बताइए। तो ये तो साथियों पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है। कहां से गुजरती है, यानी कि जो केन बेतवा नहर लिंक है ना, नील लिंक नहर है ना, ये कहां से गुजरती है साथियों, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है। कई बार आपसे पूछा जा चुका है। उसके बाद देखिए निरपेक्ष दाब शब्द से आप क्या समझते हैं, बताइए। तो यह दाब मापने वाले यंत्र के गेज पर देखा जाने वाला दाब है, नहीं। यह औसत समुद्र तट पर वायुमंडलीय दाब है, तो नहीं। यह किलोग्राम
सेंटीमीटर 2 में, ऐसा भी कुछ नहीं है साथियों। उसके अलावा अगर बात करें यह वायुमंडलीय और गेज दाबों के बीजगणितीय योग के बराबर दाब है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि निरपेक्ष दाब क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता देना कि यह है वायुमंडलीय और गेज दाबों के बीजगणितीय योग के बराबर दाब है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, तेलंगाना को एक नए राज्य के रूप में बनाने के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया था? तो ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो श्री कृष्ण समिति साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि तेलंगाना के गठन के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? तो श्री कृष्ण समिति बनाई गई थी। प्रत्येक वर्ष कितने श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? तो साथियों 6 श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। राइट आंसर आपका सी के साथ जाएगा। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक है और इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो कई बार आपसे पूछा जा चुका है, मैं भी आपको कई बार करवा चुका हूं। तो एडम स्मिथ आप लोग ध्यान रखेंगे। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? साथियों एडम स्मिथ है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि बुलंद दरवाजा अकबर ने किस उपलक्ष्य में बनवाया था? तो साथियों बुलंद दरवाजे की अगर बात करते हैं तो ये तो साथियों एक तरीके से अगर बात करें गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों अगर आपने अभी तक इस क्लास को लाइक न किया है तो तुरंत साथियों इस क्लास को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को देखने के बाद शेयर आप लोग अवश्य कर देंगे। देखिए ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब से की गई बताइए? बहुत टॉप लेवल वाला क्वेश्चन है। तो 1896 आप लोग ध्यान रखेंगे। ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब से की गई? तो 1896 से की गई। गुजरात और महाराष्ट्र की स्थापना दिवस साथियों कब मनाई जाती है? तो यहां पर अगर बात करें क्या होगा साथियों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों 1 मई 1960। आपको क्या ध्यान रखना है साथियों? आपको 1 मई 1960 ध्यान रखना है कि गुजरात और महाराष्ट्र की स्थापना दिवस 1 मई 1960 को मनाई जाती है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, यानी कि यहां पर मैंने कुछ और बोल दिया। देखिए गुजरात और महाराष्ट्र की स्थापना जो हुई थी वो 1 मई 1960 को हुई थी। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि संविधान का संशोधन भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में दर्शाया गया है? देखिए जो संशोधन का मतलब होता है एक तरीके से बदलाव, यानी कि बदलाव से संबंधित जो अनुच्छेद है वो कहां पर दिया गया है? आप लोग ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 368 साथियों आपको मालूम होना चाहिए। यानी कि संविधान में संशोधन जिससे जो अनुच्छेद संबंधित है वो कौन सा है? वो अनुच्छेद 368 है। जुलू जनजाति किस देश से है साथियों? कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये दक्षिण अफ्रीका के नेटाल प्रांत में पाई जाती है। ये जनजाति का नाम है साथियों जुलू जनजाति। उसके बाद देखिए भारत का पहला कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन है बताइए? तो भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री की अगर हम बात करते हैं तो गुलजारी लाल नंदा ही भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं, जिनका भी आंसर यहां पर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है साथियों बताइए? तो मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है। साथियों वो सारे के सारे सवाल मैं आपको साथियों करवा दूंगा जो आपके आरपीएफ एसआई हो या कांस्टेबल हो, जो भी साथियों आपने फॉर्म डाला है और आप एग्जाम निकालना चाहते हो तो बहुत आसानी से साथियों इतनी जीके जीएस करंट अफेयर आपको पढ़ा दूंगा कि जीके जीएस में आपका बहुत अच्छा स्कोर आ जाए। रीजनिंग की अगर बात करते हैं साथियों 35 क्वेश्चन आएंगे और ये समझ लीजिए यहां से अगर आप क्लास लेते हो तो 35/35 बहुत आराम से आपके आ जाएंगे। और मैथ की अगर बात करें मैथ में भी 35 क्वेश्चन आएंगे, तो ये समझ लीजिए साथियों 35/35 मैथ में भी बहुत आराम से आपके आ जाएंगे। अरे भाई 2-3 नंबर इसमें कम कर दीजिए आप, बाकी रीजनिंग की तो बिल्कुल गारंटी है। चलिए तो मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने निर्माण प्राप्त किया था साथियों बताइए? तो कहां पर किया था? कुशीनगर में किया था। इसलिए राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल सही है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर साथियों कौन सा है बताइए? तो इंदौर साथियों। कई सारे सालों से अगर बात करें तो यही भारत का सबसे स्वच्छ शहर उभर कर सामने आ रहा है। जो भी साथियों सर्वे हो रहा है ना उसके अकॉर्डिंग इंदौर सामने आ रहा है कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है साथियों बताइए। चलिए तो यहां पर अगर साथियों बात करें कौन सा सुमेलित नहीं है, देखिए और बताइए राइट आंसर आपका क्या हो सकता है। यहां पर अगर बात करें जो प्रिजन डायरी है वो जयप्रकाश नारायण ने लिखी है।
और उसके अलावा इंडिया विंस फ्रीडम है अबुल कलाम आजाद ने लिखी है, लाइफ डिवाइन है अरविंद घोष ने लिखी है, लेकिन बूंद और समुद्र साथियों या रविन्द्रनाथ टैगोर ने नहीं लिखी है। तो यही साथियों क्या होगा, सुमेलित नहीं होगा और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त का महल है ये किसका बना था, ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का या साथियों मिट्टी का? तो ये लकड़ियों का बना था ना। जो पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल था ये साथियों लकड़ी का बना था। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है साथियों बताइए। तो यहां पर अगर बात करें कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में, बिल्कुल सही। इंटरपोल का मुख्यालय साथियों पेरिस में, बिल्कुल सही। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, बिल्कुल सही। लेकिन अरब लीग की अगर बात करते हैं इसका मुख्यालय साथियों काहिरा में है। कहां पर है साथियों, अरब लीग का मुख्यालय कहां पर है, काहिरा में है, सऊदी अरब में नहीं है। तो कुल मिला के आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, क्योंकि यही साथियों सुमेलित नहीं है। उसके बाद देखिए झूमर नृत्य किस प्रदेश से संबंधित है साथियों बताइए, यानी कि झूमर नृत्य कहां पर किया जाता है। तो झूमर नृत्य की अगर बात करते हैं साथियों कहां पर किया जाता है, तो हरियाणा में किया जाता है, बिल्कुल साथियों ये हरियाणा में ही किया जाता है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महिला साक्षरता साथियों किस जिले की थी। तो किस जिले की थी, तो साथियों कानपुर की थी। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, सही जवाब आपका सी के साथ। उसके बाद देखिए ताजमहल का निर्माण साथियों कब करवाया गया था बताइए। तो ताजमहल का निर्माण कब करवाया गया था, 1632 में ताजमहल का निर्माण करवाया गया था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका ए के साथ जाएगा। नींबू का पीएच मान साथियों कितना होता है, तो अगर बात करें 2.4 साथियों क्या होता है, ये 2.4 क्या पीएच मान होता है साथियों बताइए। तो बिल्कुल साथियों नींबू का पीएच मान 2.4 ही होता है। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी साथियों बताइए। देखिए गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो लाला हरदयाल के द्वारा ही गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है बताइए साथियों, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपसे कुल मिला के यहां पर पूछा जा रहा है। चलिए तो देखिए यहां पर अल्बानिया की बात करते हैं तो अल्बानिया की राजधानी तिराना है, अंगोला की राजधानी लुआंडा है, ठीक है ना। लेकिन ये कैनबरा तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है ये साथियों, बहामा की राजधानी थोड़ी ना है। उसके अलावा बारबाडोस की राजधानी ब्रिजडाउन है। तो कुल मिला के आपका आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस साथियों कब मनाया जाता है बताइए। तो ये दिवस कब मनाया जाता है, ये 15 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करने के लिए कम से कम आयु साथियों कितनी चाहिए होती है, तो कम से कम 30 वर्ष आयु होना चाहिए राज्यसभा की सदस्यता को पाने के लिए। उसके बाद देखिए भारत में हीरे का सर्वाधिक उत्पादन किस प्रदेश में होता है बताइए। तो हीरे की जब बात आती है साथियों मध्य प्रदेश का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि भारत में हीरे का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर किया जाता है, तो मध्य प्रदेश में किया जाता है। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म साथियों कहां पर हुआ था बताइए। तो इनका जन्म कहां पर हुआ था साथियों, वाराणसी में हुआ था। इनका जन्म कहां पर हुआ था, वाराणसी में हुआ था। और वाराणसी को क्या कहा जाता है साथियों, मोक्ष नगरी भी कहा जाता है, ठीक है ना। वाराणसी को क्या कहा जाता है, मोक्ष नगरी कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय बजट साथियों कब पेश किया गया बताइए। तो भारत का राष्ट्रीय बजट कब पेश किया जाता है, तो फरवरी के आसपास, इनके फरवरी महीने में पेश किया जाता है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में सैयद सालार मेला कहां पर लगता है, तो साथियों कहां पर लगता है, बहराइच में लगता है। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए महात्मा गांधी जी के द्वारा आयोजित भारत में पहला आंदोलन कौन सा था साथियों बताइए। तो यहां पर अगर बात करते हैं चंपारण आंदोलन, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिनका आंसर यहां पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है साथियों। अभी आप लोग यहां पर देखेंगे मैथ के क्वेश्चन, ठीक है ना। ये सबसे पहले अभी हम लोग जीके के क्वेश्चन देख रहे हैं, उसके बाद एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चन आप लोग देखेंगे मैथ के क्वेश्चन। और एक मैं क्लास आपके लिए सोच रहा हूं साथियों, एक 35 क्वेश्चन यानी कि 35/35 की तैयारी के लिए 35 क्वेश्चन की एक ऐसी क्लास लेकर आऊं साथियों जिसमें आरपीएफ के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो। तो कुल मिला के साथियों बहुत जल्द मैं वो क्लास लाने वाला हूं। तो जब तक के लिए साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर आप लोग क्लिक कर लीजिए, ठीक है ना। कुल मिला के जैसे क्लास में आपके लिए लाऊं तो आपको तुरंत साथियों क्लास मिल जाए वो। उसके बाद देखिए कथकली कौन से प्रदेश का प्रमुख नृत्य है, तो ये तो केरल में किया जाता है कथकली नृत्य। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि विटामिन डी की कमी से साथियों कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से एनीमिया नाम का रोग होता है। कौन सा रोग होता है साथियों, एनीमिया नाम का रोग होता है विटामिन डी की कमी से। 2000 के नोट के पीछे किस चीज का चित्र दर्शाया गया है साथियों बताइए।
तो यहां पर अगर बात करें मंगलयान का चित्र दर्शाया गया, यानी कि 2000 के नोट के पीछे साथियों मंगलयान का चित्र होगा, आपने भी देखा होता है। चलिए, रक्त का पीएच मान यानी कि ब्लड की अगर बात करें तो ब्लड का पीएच मान कितना होता है साथियों? 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। राइट आंसर आपका ए के साथ जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस नगर को पीतल नगरी कहा जाता है साथियों? तो मुरादाबाद की अगर बात करें, मुरादाबाद को पीतल नगरी कहा जाता है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है बताइए? तो टिहरी बांध की अगर बात करें ना साथियों, टिहरी बांध ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, इसलिए राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, अकबर ने मुगल साम्राज्य को गद्दी कब संभाली? यानी कि अकबर ने मुगल साम्राज्य की जो गद्दी है साथियों वो कब संभाली, ये आपसे कुल मिला के यहां पर पूछा जा रहा है, बताइए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे 1556 में साथियों संभाली थी, इसलिए सही जवाब जिनका भी यहां पर है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही है। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री साथियों कौन है? तो कौन थी जो सबसे पहले भारत की पहली महिला एक तरीके से बनी थी मुख्यमंत्री के तौर पर? तो सुचित्रा कृपलानी थी। और ये कहां की बनी थी साथियों? तो ये उत्तर प्रदेश की बनी थी, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए साथियों, चांदी का सिक्का किसने शुरू किया बताइए? तो चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था? तो शेर शाह सूरी के द्वारा साथियों चांदी का सिक्का शुरू किया गया था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। जिनका जिनका आंसर यहां पर बी तो बिल्कुल सही है। राजा कवि वर्मा किस क्षेत्र से संबंधित है साथियों बताइए? तो राजा रवि वर्मा की अगर बात करते हैं तो ये तो चित्रकार है भाई। कौन है ये? चित्रकार है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। सही जवाब आपका जाएगा सी के साथ। एफटीपी की अगर फुल फॉर्म की साथियों बात करें तो एफ का मतलब होता है क्या? फाइल। एफ का मतलब हो जाएगा साथियों फाइल, और टी का मतलब हो जाएगा साथियों ट्रांसफर, ठीक है ना, ट्रांसफर हो जाएगा। और पी का मतलब क्या हो जाएगा? एक तरीके से प्रोटोकॉल हो जाएगा। पी का मतलब क्या हो जाएगा? प्रोटोकॉल हो जाएगा। और ऐसी कहां पर लिखी हुई है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो ऐसी आपके ऑप्शन नंबर सी में लिखी हुई है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब यहां पर देखिए, एक तरफ खेल है और एक तरफ ट्रॉफी है, यानी कि क्या हॉकी के खेल में आपसे पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? हॉकी के खेल में आगा खां कब दिया जाता है? बिल्कुल सही है। क्रिकेट के खेल में साथियों देवधर ट्रॉफी भी दी जाती है, बिल्कुल सही है। फुटबॉल के खेल में साथियों फेडरेशन कप दिया जाता है, बिल्कुल साथियों। लेकिन बैडमिंटन में साथियों अगर बात करते हैं, यूरो कप नहीं दिया जाता है। बैडमिंटन में यूरो कप नहीं दिया जाता है, क्यों? क्योंकि यह साथियों फुटबॉल के खेल में दिया जाता है, ठीक है ना, फुटबॉल के खेल में दिया जाता है। तो कौन सा सुमेलित नहीं होगा? ये आपका ऑप्शन नंबर डी वाला सुमेलित नहीं होगा। नहीं होगा तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। भारत में मनरेगा की शुरुआत साथियों कब की गई थी? तो 2 फरवरी 2006 को ही भारत में मनरेगा की शुरुआत की गई थी। पंचायती राज भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? यानी कि पंचायती राज की अगर बात करते हैं साथियों, किसका जिक्र किया गया? कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 40 में पंचायती राज का जिक्र किया गया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत में प्रथम व्यक्ति जिसने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने साथियों गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, और ये ऐसे पहले भारतीय हैं जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र साथियों ये कहां पर स्थित है? तो राष्ट्रीय की अगर बात करें साथियों तो ओडिशा के कटक में है। क्या राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो ओडिशा के कटक में है, ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, भारत का ध्वज गीत यानी कि झंडा गान, इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता कौन है साथियों? श्यामलाल गुप्ता पार्षद है। कौन है? यानी कि भारत के ध्वज गीत यानी कि झंडा गान के रचयिता कौन है? श्यामलाल गुप्ता पार्षद है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है साथियों, देखिए अब यहां पर साथियों आपके सामने कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं? मैथ के क्वेश्चन आ चुके हैं। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं साथियों। ठीक है, इतना ठीक रहेगा। चलिए, तो अब साथियों इस क्वेश्चन को देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए। और ये क्वेश्चन साथियों बहुत आसान है, जिसका आप जितना आपको लेंथी लग रहा है साथियों देखने में, ये क्वेश्चन उतना ही आसान आपके लिए मैं बना दूंगा। देखिए, किसी हॉर्स को पाइप ए 6 घंटे में, ये पाइप ए लिखा हुआ है, ठीक है, पाइप ए 6 घंटे में और पाइप बी जो है ना ये 8 घंटे में भरता है। यानी कि जब हम बात करते हैं यहां पर ए की, तो ए जो है ना ये साथियों 6 घंटे में भरता है, और बी की अगर बात करें साथियों, बी आपका 8 घंटे में भरता है। तो दोनों पाइप अगर एक साथ खोल दिए जाते हैं, किंतु 2 घंटे के बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है, तो हौज के शेष भाग को भरने में बी कितने घंटे का समय लेगा? अब हम यहां पर एक ऐसा नंबर लिखते हैं जो 6 के पहाड़े में भी होता है, 8 के पहाड़े में भी होता है, जो कि 24 है। कितनी बार में जाएगा? 6 चौक 24 तो 4 यहां आएगा, 8 तिया 24 तो 3 यहां पर आएगा। यानी कि अब हमें 2 बातें मालूम पड़ी हैं कि टोटल पानी उसमें कितना भरा है 24,
और ए एक घंटे में 4 अगर पानी भरता है 4 लीटर, तो बी एक समय में कितना पानी भरता है? 3 पानी भरता है। एक घंटे में 3 पानी भरता है, 3 लीटर। कुल मिला के कहा गया है कि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, यानी कि एक घंटे में 4 भर रहा है, ये एक घंटे में 3 भर रहा है। तो अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो साथियों ये एक घंटे में कितना पानी भरेंगे? एक घंटे में ये 7 लीटर ही तो पानी भर पाएंगे। चलिए, एक घंटे में 7 लीटर पानी हो गया, ठीक है ना। और 2 घंटे में कितना भर पाएंगे साथियों? 2 घंटे में कितना भर पाएंगे? 2 घंटे में 14 लीटर भर लेंगे। अब 2 घंटे में 14 लीटर पानी भर लेंगे और टोटल पानी है 24, तो कितना पानी बचेगा? यानी कि 10 पानी अभी भी बचा है, और 10 पानी अभी भी भरना है। और कहा क्या जा रहा है? फिर ए को बंद कर दिया जाता है, तो शेष भाग को, यानी कि हौज का शेष भाग 10 लीटर पानी भरना है। इसको भरने में बी कितने घंटे का समय लेगा? बी 1 घंटे में 3 लीटर पानी भर रहा है और 10 लीटर उसको पानी भरना है, तो कितना समय लेगा? 10/3 का समय लेगा। यानी कि मैं कह सकता हूं, इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 तिया 9, बचेगा 1, यानी कि 3 सही 1/3 घंटे का समय लेगा साथियों। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों, उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। कि संख्याएं 12 हैं, 16 हैं, 18 हैं, इनका चौथा समानुपात आपसे कुल मिला के यहां पर पूछा जा रहा है। देखिए, अगर बात करें साथियों 12 और 16 हो जाएगा, और बराबर 18, और इसका चौथा समानुपातिक मान लीजिए हम x मान लेते हैं, ठीक है ना। अब अगर साथियों बात करें, देखिए अगर बात करें यहां पर, अगर बात करें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 12x बराबर क्या हो जाएगा साथियों? 18 गुणा 16 हो जाएगा। 18 गुणा 16 हो जाएगा ना। अब x बराबर क्या हो जाएगा साथियों? 18 गुणा 16, और भाग आपका क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 6 की अगर बात करते हैं साथियों, 6 तियां 18 और 6 दूना 12 हो जाएगा। 2 से अगर कट करेंगे साथियों 8 आ जाएगा, यानी कि 8 तियां कितना होगा साथियों? 24 होगा। यानी कि मैं कह सकता हूं साथियों चौथा समानुपातिक जो होगा वो 24 होगा, और 24 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी वाले में है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब यहां पर आपका क्या हो सकता है। चलिए, अच्छे लेवल का साथियों क्वेश्चन है, बहुत आराम से आप देखिएगा और इसका सॉल्यूशन बताने की कोशिश कीजिएगा। कि कोई व्यक्ति 5000 की धनराशि का कुछ भाग 4% पर, और जो भाग बचता है यानी कि शेष भाग 6% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है, तो 2 वर्षों के बाद कुल ब्याज जो प्राप्त होता है वो 440 प्राप्त होता है। उपरोक्त दरों में से प्रत्येक पर लगाई गई धनराशि ज्ञात करने के लिए 5000 को किस अनुपात में बांटना होगा? यानी कि 5000 है, ठीक है ना, तो किस अनुपात में दोनों को बांटना होगा? जैसे जैसे सवाल कहा गया वैसे वैसे आप करते जाइए। देखिए 2 चीजें हैं यहां पर। कोई व्यक्ति 5000 की धनराशि का कुछ भाग इतने प्रतिशत पर और कुछ भाग इतने प्रतिशत पर, तो अगर हम मान लेते हैं साथियों पहला भाग आपका क्या है? पहला भाग साथियों अगर हम मान लेते x है, तो दूसरा भाग आपका क्या हो जाएगा साथियों? दूसरा भाग जाहिर सी बात है 5000 माइनस x हो जाएगा। दूसरा भाग क्या हो जाएगा? दूसरा भाग 5000 माइनस x हो जाएगा। अब यहां पर कहा गया है क्या? कि धनराशि का कुछ भाग 4% पर, यानी कि पहला भाग की अगर बात करते ना साथियों, तो पहले भाग का 4% पर दिया जाता है, ठीक है। और कितने समय के लिए दिया जाता है? 2 वर्षों के समय के लिए दिया जाता है। चलिए, तो ये 2 वर्ष का समय हो गया, बटे में 100 आ जाएगा। अरे भाई साधारण ब्याज के ये तो सूत्र हो जाएगा। उसके बाद एक दूसरा भी है, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा भाग 5000 माइनस x है, तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा? 5000 माइनस x हो जाएगा। इसकी अगर बात करें कितने प्रतिशत पर दिया जाता है, तो 6% पर दिया जाता है। कितने समय के लिए? तो ये भी साथियों 2 वर्ष के लिए दिया जाता है, ठीक है ना। भाग यहां पर भी साथियों 100 आ जाएगा। अच्छा, इनसे जो ब्याज प्राप्त होता है ना, वो कितना ब्याज प्राप्त होता है? वो 440 ब्याज प्राप्त होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहां पर अगर बात करें 4 दूना 8, यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा साथियों? 8x हो जाएगा। बटे में क्या हो जाएगा? बटे आपका 100 हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों यहां पर कितना हो जाएगा? एक तरीके से ये 5 है आपका, 6 क्यों लिख दिया मैंने यहां पर? चलिए एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूं क्वेश्चन में क्या था। ठीक है, ये 6 नहीं है साथियों, ये 5 है एक तरीके से, ठीक है ना। ये 5 है, वरना मामला गड़बड़ा जाएगा फिर। टाइपिंग मिस्टेक शायद वो मेरे ख्याल से हो गई है। 4% और शेष भाग 5%, तो इसलिए यहां पर कुल मिला के आप 5 कर लेंगे, ठीक है। 5 कर लेंगे तो ज्यादा आपका सही, क्योंकि फिर आंसर नहीं आ पाएंगे ना, इसलिए। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं साथियों 5 दूना ये आपका कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। जब 10 की गुणा 5000 से कराओगे तो कितना आ जाएगा साथियों? 50000 आ जाएगा।
50,000 आ जाएगा। -10 की गुणा 1 से कराओगे तो कितना आ जाएगा साथियों, आपका 10x आ जाएगा, ठीक है ना। अब नीचे आपका 100 आ जाएगा। बराबर में क्या रहेगा, बराबर में आपका 440 तो रहता ही रहता है। चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए 10 100 यहां पर भी 100 यहां पर भी है, तो 100 तो साथियों एक बार आपका आ जाएगा, और ऊपर आपका साथियों क्या क्या आ जाएगा, ऊपर आपका आ जाएगा साथियों 8x प्लस 5,000, सॉरी 5,000 नहीं बल्कि 50,000 और -10x आपका आ जाएगा, और बराबर क्या आ जाएगा, बराबर 440 आ जाएगा। अब इस 100 की गुणा इससे होगी तो ये क्या बन जाएगा, तो आपका ये 44,000 बन जाएगा, 44,000 बन जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर साथियों बात करते हैं, देखिए ये 10x 8x क्या बचेगा, घटेगा तो जो आएगा वो माइनस का आएगा, यानी कि -2x बचेगा। और इसकी अगर बात करते हैं साथियों, ये 50,000 इसमें से घटेगा, यानी कि घटेगा और माइनस का आएगा, यानी कि -2x बराबर क्या आ जाएगा साथियों, एक तरीके से 6,000 आ जाएगा, और वो भी माइनस का आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा साथियों, 3,000 आ जाएगा। और भाई 2 से भाग दोगे तो 3,000 ही तो आएगा। तो अब अगर बात करें साथियों, देखिए अब पहला भाग और दूसरे भाग का अनुपात आपको बताना है। तो पहला भाग अगर साथियों 3,000 है, x का मान है, तो दूसरा भाग क्या होगा साथियों, 2,000 होगा, ठीक है ना। अरे भाई 5,000 माइनस x यानी कि 2,000 होगा। पहला भाग 3,000 है, दूसरा भाग 2,000 है, 0 से 0 कैंसिल, अनुपात जो आपका निकलेगा वो 3:2 निकलेगा। और यही आपसे पूछा गया था कि क्या बांटने पर अनुपात निकलेगा। तो जिनका भी आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए। यहां पर अगर साथियों बात करते, लिखा हुआ है कि यदि x ने 30% अंक प्राप्त किए और वो 15 अंकों से फेल हो गया, और y ने 40% अंक प्राप्त किए और वो उत्तीर्ण अंक से 35 अधिक अंक उसने प्राप्त किए। बात आप साथियों समझ रहे हैं ना, ठीक है। चलिए, तो पूछा जा रहा है तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत अंक कितने होंगे। देखिए यहां पर एक चीज लिखी है, x ने 30% अंक प्राप्त किए और वो 15 अंकों से फेल हो गया, और y ने 40% अंक प्राप्त किए तो वो 35 अंकों से पास हो गया, यानी कि 35 अंक उसके मैक्सिमम मतलब पासिंग मार्क्स से ज्यादा आए। तो यहां पर 10 का अंतर है, यानी कि 10% का अंतर है, ठीक है। चलिए, और यहां पर 15 इतने नंबर पाने पर 15 नंबर कम आ रहे थे, और 40% आने पर कितने 35 नंबर अधिक आ गए, तो ये कुल मिला के 50 ही तो बनेंगे साथियों, डिफरेंस एक तरीके से। 10% की वैल्यू 50 है। अगर हम बात करें 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 500 हो जाएगी 100% की वैल्यू। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यानी कि 500 में से ये नंबर अब इनको मिले। अब देखिए यहां पर साथियों जब हम बात करते हैं, इतनी बात साथियों मैं उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गई होगी। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो बहुत बढ़िया है। अब देखिए यहां पर अगर बात करें 15 नंबर से वो फेल हुआ है ना, तो ये देख लीजिए जरा 15 नंबर कितना प्रतिशत बनेगा, इस 500 का कितना प्रतिशत बनेगा। तो देख लेते 500 का कितना प्रतिशत बनेगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 थी आपका, यानी कि 3% अगर उसको और मिल जाती है 30% में, तो वो क्या हो जाता, तो वो पास हो जाता। तो मैं कह सकता हूं 30% और 3% यानी कि 33% वाला पास है। और यही आपसे पूछा जा रहा था कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत अंक कितने होंगे, तो 33% अंक होंगे, इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा डी के साथ। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका साथियों क्या होगा। चलिए यहां पर अगर देखें, एक फल विक्रेता 600 रुपए में 240 सेब खरीदता है, उनमें से कुछ सेब खराब निकल जाते हैं तो इसलिए वो फेंक देता है उनको। उसके बाद वो प्रति 3.5 रुपए हिसाब से 3.5 रुपए प्रति के हिसाब से शेष सेब को बेच देता है, और 198 का उसको लाभ मिलता है। तो फेंके गए सेबों का प्रतिशत क्या होगा। अगर बात करें साथियों कैसा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सीख लें और ये एग्जाम में आ जाए तो लाखों बच्चों को पछाड़ सकते हो साथियों आप लोग। देखिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 200 उसने 600 रुपए दिए, और 600 रुपए में से साथियों 240 उसने सेब लिए, तो एक सेब उसने कितने रुपए में खरीदा। मैं कह सकता हूं साथियों एक सेब उसने 2.5 रुपए में खरीदा, ठीक है ना। एक सेब उसने कितने रुपए में खरीदा, एक सेब उसने 2.5 रुपए में खरीदा। इतनी बात आपको समझ में आ गई है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर एक और चीज बताई गई है कि देखिए क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य एक तरीके से 6 रुपए है।
₹600 ₹600 में ही तो खरीदा और लाभ उसको कितना हो रहा है 198 हो रहा है। यानी कि अब अगर साथियों बात करें 600 प्लस 198 लाभ यानी कि क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य होता है। यानी कि विक्रय मूल्य आपका जो निकलेगा वो 798 निकलेगा। कितना निकलेगा साथियों 798 निकलेगा। यानी कि आप अगर कोई चीज बेच रहे हो 798 रुपए में, ठीक है ना, 798 रुपए में बेच रहे हो, 798 रुपए में बेच रहे हो और कहा जा रहा है कि ₹3.5 की दर से बेच रहे हो। क्या साथियों ₹3.5 की दर से बेच रहे हो तो हमें यह पता चल जाएगा सेबों की कितनी संख्या बेची जा रही है। तो 798 भाग कितना आ जाएगा ₹3.5 आ जाएगा। तो यह पता चल जाएगा सेबों की कितनी संख्या बेची जा रही है। इसको हटा के साथियों यहां पर 0 आपका लग जाएगा। तो इसको भाग कर लेते हैं साथियों। देखिए इसको किससे कट करेंगे, इसको 5 से एक बार हम लोग कट करने की कोशिश करते हैं। 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा साथियों, ये 4 जाएगा, 5 नीम आपका 45 हो जाएगा, 5 छंग आपका 30 हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा साथियों, फिर से 7 दूना 14 हो जाएगा, 5 जाएगा 56, 7 सत्ते हो जाएगा, 7 अठे आपका 56 हो जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं साथियों सेबों की संख्या जो निकल कर आई है वो 228 आई है। ठीक है ना। पहले सेब कितने थे, पहले सेब थे 240, यानी कि खराब अब सेब कितने बचे 228 बचे, यानी कि 12 सेब खराब निकले होंगे ये मैं कह सकता हूं। तो फेंके गए सेब कितने हैं 12 सेब फेंके गए होंगे। अब इन फेंके गए सेबों को यानी कि 12 को प्रतिशत में बदलना है। तो साथियों क्या आ जाएगा 240 नीचे आ जाएगा, 12 दूना आपका साथियों 24 आ जाएगा और यहां पर आपका 5% आ जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं फेंके गए सेबों का प्रतिशत क्या होगा 5% होगा। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए किसी संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष बचता है। इसी संख्या को 17 से भाग देने पर क्या 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 शेष बचेगा। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा, जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज आपके सामने आएगी और 3 तरह के नंबर आपके सामने आएंगे। यानी कि पहले आपसे कहा जाएगा कि किसी संख्या को इस संख्या से भाग देने पर इतना शेष बचता है, तो इसी संख्या को इससे भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा। तो जो पहला वाला नंबर होगा उसको आपको बिल्कुल इग्नोर कर देना है, आपको इनकी और इनकी भाग कर देना है। यानी कि 19 की 17 से 19 और 17 की भाग कर देना, कितना शेषफल बचेगा तो साथियों 2 शेषफल बचेगा ना, तो 2 शेषफल बचेगा। और पूछा भी यही गया था कि कितना शेषफल बचेगा तो 2 बचेगा, तो 2 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो कुल मिला के जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर 2 तो बिल्कुल सही था। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बताइए। देखिए यहां पर साथियों अगर बात करें नीचे दी गई संख्या श्रृंखला में कौन सी संख्या लुप्त है बताइए। यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सा नंबर आएगा साथियों ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए तो 1 है 4 है, ठीक है ना, और 22 है 46, तो क्या है साथियों कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। यहां पर अगर बात करें 1 से 4 हुआ है 3 बड़ा है, 4 से 10 हुआ है 6 बड़ा है, 10 से 22 हुआ है साथियों 12 बड़ा है, और यहां पर कितना बड़ा है। देखिए मेरे हिसाब से जब 3 बड़ा, 3 का पहाड़ा ही तो ही है, मतलब 3 का दुगना बड़ा है, फिर 6 का दुगना बड़ा है, तो 12 का दुगना बढ़ाएंगे 24। तो मुझे ऐसा लगता है कि 22 में 24 जोड़े 46 आएगा बिल्कुल साथियों। अब यहां पर 48 आ जाएगा क्योंकि इसका डबल हमें करना होगा। तो 46 और 48 का योग कितना होता है साथियों, एक तरीके से कितना 94 होता है, बिल्कुल 94 होता है। और 94 आपके ऑप्शन में भी है, यही आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 547.527 भाग 0.0082 है। मतलब इसका जो मान है ये बराबर x है, ये बराबर लिखा हुआ है, मतलब इसका x का मान जो है वो एक तरीके से ये दे रखा है। तो इसका मान आपसे पूछा जा रहा है, किसका साथियों, किसका पूछा जा रहा है आप लोग देख पा रहे हैं 5,47,527 बटे 82 का मान आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। देखिए यहां पर अगर बात करें, अगर हम इसको साथियों लिखे 547.527 भाग 0.0082। अब देखिए इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे हमें 1 लिखकर कितने जीरो बढ़ाना होंगे, 4 जीरो बढ़ाना होंगे। अब इस पॉइंट को हटाएंगे तो साथियों कितने जीरो हमें बढ़ाना होंगे, एक सेकंड, कितने जीरो बढ़ाना होंगे, 3 जीरो बढ़ाना होंगे, ठीक है ना। अब अगर बात करें साथियों, क्योंकि ये 3 नंबर के बाद पॉइंट लगा था इसलिए नीचे 3 जीरो, यहां पर 4 नंबर के बाद पॉइंट लगा था इसलिए ऊपर 4 जीरो, तो इस 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब आपके पास साथियों क्या बच जाएगा, अब आपके पास एक तरीके से अगर बात करें इतना आपके पास साथियों बच जाएगा, ठीक है ना। इतना आपके सामने साथियों आ गया है 82 बटे 82 आ गया है। तो अब साथियों अगर बात करें इसका मान यहां पर एक तरीके से साथियों क्या हो जाएगा। देखिए इस पूरे की अगर बात करते हैं ना, इस पूरे की अगर बात करें इसका मान तो एक तरीके से क्या हो जाएगा, एक तरीके से साथियों x हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अरे भाई देखिए ना,
इसका मान कुल मिला के आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो इसकी जगह पर तो साथ तो x आ जाएगा और 10 आ जाएगा, तो कुल मिला के x/10 है, तो बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए राइट आंसर क्या है। देखिए यहाँ पर एक खाली टैंक है और एक खाली टैंक को ए के द्वारा 4 घंटे में और पाइप बी के द्वारा 6 घंटे में भरा जाता है। यानी कि ए जो भर रहा है साथियों वो 4 घंटे में भर रहा है, बी की अगर बात करें उसको 6 घंटे में भर रहा है, ठीक है। यदि दोनों पाइप ए से आरंभ करके बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोले जाएं तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। यानी कि पहले अगर ए को खोले 1 घंटा चलाएं, फिर ए को बंद कर दे, फिर बी को चलाएं, फिर ए को बंद कर दे, मतलब बारी बारी से चलाना है। तो ये सवाल आपसे पूछा जाता है, ऐसा बहुत बार पूछा जा चुका है। तो कैसे करोगे, देखिए यहां पर एक ऐसा नंबर ले लेंगे जो कि 4 के पहाड़े पे भी आए और 6 के पहाड़े में भी आए। कितनी बार में आता है, 4 पंजे 20, 4 छंग आपका 24 और 6 चौका आपका 24। यानी कि टोटल पानी कितना है, 24 टोटल पानी है। ए 1 घंटे में 6 लीटर पानी भरता है, बी 1 घंटे में 4 लीटर पानी भरता है। तो अगर हम साथियों देखिए 1 घंटे में 6 ये भरेगा और 4 ये भरेगा, यानी कि मैं कह सकता हूं साथियों 2 घंटे में कितना पानी भरा गया, 2 घंटे में आपका 10 लीटर पानी भरा गया, ठीक है ना। 2 घंटे में कितना पानी भरा गया, 10 लीटर भरा गया साथियों, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। और 4 घंटे में आपका कितना पानी भरा गया, 20 भरा गया। तो अब 4 घंटे में 20 भरा गया और 20 भर गया, अब 4 बचा पानी, ठीक है ना। पानी कितना बचा है, पानी साथियों आपका एक तरीके से 4 बचा है, तो 4 बचा है और भरेगा एक तरीके से कौन भरेगा, अब ए, ठीक। ए की तो बारी आएगी तो साथियों ए भरेगा, ए यहां पर आ जाएगा। तो अब अगर साथियों बात करते हैं 4/6 है ना, इसको अगर कट करोगे 2 आ जाएगा, नीचे 6 आ जाएगा, यानी कि 4 सही 2/3 यहां पर आ जाएगा। तो 4 सही 2/3 घंटे आपको भरने में लगेगा। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है साथियों, ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा कहां पर लिखा हुआ है साथियों, 4 सही 2/3, 4 सही 2/5 है, नहीं 3 होना चाहिए यहां पर। तो कुल मिला के आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। चलिए साथियों अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और ये साथियों आपका आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहां पर साथियों अगर बात करते हैं, आप लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन के 2 पुरुष और 5 महिलाएं एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। 5 पुरुष और 2 महिलाएं उसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो केवल 3 महिलाएं उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए पुरुष के लिए साथियों हम क्या लिखेंगे, मैन यानी कि एम लिखेंगे शॉर्ट में, और वुमेन की अगर बात करें महिलाओं के लिए वुमेन यानी कि डब्ल्यू लिखेंगे। तो यहां पर कहा गया है कि 2 पुरुष और 5 महिलाएं हैं। तो बात करें साथियों 2 पुरुष के लिए क्या साथियों मैन, और प्लस 5 महिलाएं की बात की यानी कि 5 डब्ल्यू 5 वुमेन। 2 पुरुष 5 महिलाएं एक काम को 12 दिन में पूरा करती हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। और 5 पुरुष और 2 महिलाएं यानी कि क्या कहा गया है साथियों, 5 पुरुष यानी कि 5 मैन प्लस 2 वुमेन, ठीक है। और ये कितने दिन में पूरा करती हैं, ये कितने दिन में, ये 9 दिन में पूरा करती है, तो 9 गुना हो जाएगा। यहां से पता साथियों क्या एक तरीके से कैलकुलेट करके हम क्या निकालना चाहते हैं, यहां से हम ये हमारा निकलेगा कि एक पुरुष कितनी महिलाओं के बराबर है। और जब वो निकल जाएगा तो क्वेश्चन को करने का साथियों बहुत आसान आपके लिए वो क्वेश्चन हो जाएगा, फिर उस क्वेश्चन को करना। चलिए उसके बाद देखिए दूसरा पहला स्टेप आपको समझ में आ गया। अब देखिए इसकी अगर एक तरीके से हम क्या करें साथियों, अगर इसकी एक तरीके से हम यहाँ पर गुणा करा लें, ठीक है ना। जैसे कि 12 की गुणा साथियों जब 2 से होगी तो ये कितने हो जाएंगे, 24 मैन हो जाएंगे, 24 मैन हो गए, प्लस 12 पंजे 60, 60 वुमेन हो गई, ठीक है ना। बराबर क्या हो जाएगा साथियों, 9 पंजे 45 यानी कि 45 मैन हो गए, और प्लस 9 दूना 18 यानी कि 18 वुमेन हो गई। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए 60 वुमेन में से साथियों 18 वुमेन हम माइनस कर लेते हैं यहाँ पर। अच्छा 60 वुमेन में से 18 वुमेन अगर हम माइनस करें तो कितनी बचेंगी साथियों, एक तरीके से 42 वुमेन ही तो बचेंगी, तो 42 वुमेन हो गई। और ये 45 में से ये 24 इधर आएगा तो ये घट जाएगा, तो इधर कितना बचेगा साथियों, 21 मैन बचेंगे। यानी कि मैं कह सकता हूं साथियों 21 मैन किसके बराबर है, 42 वुमेन के बराबर, यानी कि 21 से कम 21 और 21 दूना 42 हो जाएगा। यानी कि एक मैन अगर हम बात करें एक आदमी की, तो एक आदमी 2 वुमेन के बराबर है, 2 वुमेन के बराबर है, 2 औरतों के बराबर है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए साथियों बढ़िए, देखिए यहां पर 5 महिलाएं हैं, 5 वुमेन तो है,
और एक मैन जो है वो 2 महिलाओं के बराबर है, तो 2 पुरुषों में कितनी महिलाएं आएंगी? 4 महिलाएं आएंगी, ठीक है ना। 4 महिलाएं ये हो गई प्लस 5 महिलाएं ये हो गई, यानी कि 9 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में करती हैं। तो 9 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में करती हैं। उसके बाद साथियों देख लीजिए केवल 3 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगी। तो साथियों अगर बात करें 3 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगी, हम मान लेते हैं x दिन में करेंगी। 3 एकम 3, 3 चौक आपका 12 हो जाएगा और 4 नीम आपका 36 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं साथियों, मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं केवल 3 महिलाएं उस काम को 36 दिन में पूरा करेंगी। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। और जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये साथियों आप लोगों ने यहां पर पूरे एक तरीके से क्वेश्चंस देखे, सभी क्वेश्चंस देखे। यहां पर साथियों 10 क्वेश्चन रीजनिंग के लिए गए, 10 क्वेश्चन मैथ के लिए गए और 50 क्वेश्चन जीके जीएस के लिए गए। तो अगर आप चाहते हैं साथियों आरपीएफ के एग्जाम को क्रैक करना, तो मैंने आपके लिए साथियों कुछ मॉडल पेपर बनाए हैं। उस मॉडल पेपर का लिंक मैं आपको साथियों कहां दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस लिंक पर साथियों आप लोग क्लिक करेंगे ना तो लगभग इसी प्रकार के 5 से 6 मॉडल पेपर और आपको मिल जाएंगे। और मेरा मानना है साथियों उन सभी मॉडल पेपर को अगर आप देख लेते हैं, अच्छे तरीके से उनको वॉच कर लेते हैं, तो तैयारी आपकी साथियों पुख्ता हो जाएगी। और जब तैयारी आपकी पुख्ता हो जाती है, मजबूत हो जाती है, तो एग्जाम को क्रैक करना साथियों आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं रहता, यानी कि बहुत आसान आपके लिए हो जाता है एग्जाम को पास करना। क्योंकि साथियों इसमें 35 नंबर की रीजनिंग बताई गई। मैं यहां पर आपको साथियों थोड़ा सा बतला देता हूं। देखिए आप सभी को साथियों सिलेबस वगैरह सभी कुछ पता होगा आपको, ठीक है। यहां पर जब हम साथियों रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में आपके 35 क्वेश्चन आएंगे और आपकी इतनी अच्छी तैयारी कराऊंगा कि 35 में से 35 बहुत आराम से कर डालो। मैथ में भी वही साथियों, कुछ नहीं, अगर मान लीजिए आपने इसमें से 30 कर दिए, बहुत अच्छी बात है। और जीएस की अगर बात करते हैं जिसके 50 क्वेश्चन आएंगे और इन 50 क्वेश्चन में से कम आपको साथियों 32 के आसपास तो करना है। और सिलेक्शन लेना है तो रीजनिंग में आपको 35 करना है, ठीक है। तो यहां पर कितने हो जाएंगे 7, यहां पर कितने हो जाएंगे 9, यानी कि अगर बात करें लगभग अगर बात करते हैं साथियों 100 के आसपास का आपका स्कोर आ जाता है, तो आपका 100% सिलेक्शन निश्चित तौर पर तय हो जाता है, ठीक है ना। कुल मिला के थोड़े बहुत आप किसमें बढ़ा लेंगे साथियों, जीके में 1-2 नंबर और बढ़ा लेंगे, 100 स्कोर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के इस प्रकार से अगर आप करते हैं 120 में से 100 प्रश्न, या मैं कह सकता हूं 97-98 प्रश्न अगर भी आप सही कर देते हैं, तो आपका सिलेक्शन साथियों बहुत आराम से हो जाएगा। तो इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।